बच्चों नमस्कार। मेरा ये वीडियो कक्षा 10 के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 10 का गणित का अध्ययन करना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो है मेरा, और ये अध्याय 3 का वीडियो है। और अध्याय 3 का नाम है दो चर राशियों के रैखिक समीकरण। अभी तक मैंने जो वीडियो आपको दिए हैं वो अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 4, अध्याय 5 समांतर श्रेणी तक के वीडियो मैंने आपको बना के दिए। जिन बच्चों ने अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है वो इस अध्याय से जुड़ सकते हैं, और ये पहला वीडियो है। आप शुरू से देखेंगे तो ये अध्याय पूरा आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो अध्याय है ये बुनियाद है। बहुत से आगे के अध्याय इस पर निर्भर करते हैं। इसका उपयोग हमने समांतर श्रेणी में भी किया है। अब चूँकि ये अध्याय मैं बाद में ले रहा हूँ, अध्याय 3 पहले होना था। चलिए तो ये देखते हैं दो चर राशियों के रैखिक समीकरण हमें कहाँ से शुरू करना है। मैंने कुछ चीज़ बोर्ड पर लिख रखी है, समय को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है। पाठ का नाम है दो चर राशियों के रैखिक समीकरण। अब बात आती है दो चर राशियाँ। दो चर राशियाँ मतलब एक चर हमारे पास x होगा और एक y होगा। दो चर राशियाँ कहलाएंगी। और रैखिक समीकरण इसलिए है क्योंकि इनकी घात, चरों की घात 1 होती है इसलिए ये रैखिक समीकरण कहलाएंगे। अब दो चर राशियों के रैखिक समीकरण का मानक रूप कैसा होगा? हमें हमेशा ऐसा रूप मिलेगा, इसको हम निकाय के रूप में मानेंगे। क्या कहेंगे? निकाय। जोड़ा होगा, कभी भी ये युग्म के रूप में कहलाता है। रैखिक समीकरण युग्म कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? युग्म कहते हैं, जोड़े के रूप में। सिंगल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यदि x y के मान निकालना है तो हमें दो समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये एक जोड़े के रूप में आपको निकाय मिलेगा। इसको निकाय भी कहेंगे, रैखिक युग्म भी कहेंगे। अब ये तो हो गया, इसको आप याद कर लेना। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2। ये मेन चीज़ है, ये परीक्षा में आता है, मानक रूप पूछा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? अब आपको सवाल इस टाइप के देखने को मिलेंगे। 2x धन 3y ऋण 6 बराबर 0। उसका दूसरा समीकरण होगा 3x धन 4y ऋण 7 बराबर 0। इसी को इस रूप में लिखा हमने। इसको कभी कभी कैसा लिख सकते हैं? वो 6 का पक्षांतर कर देंगे। ज़्यादातर सवाल हमें इस रूप में देखने को मिलेंगे। 2x धन 3y बराबर 6, 3x धन 4y बराबर 7। ये 2 3 6 3 4 7 बदले हुए होंगे। मतलब a1 b1 c1, a2 b2 c2 हर सवाल में अलग अलग होगा। तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं। इधर हमने अक्षर का पक्षांतर कर दिया है। अगर हमें इस सवाल को, इस रैखिक युग्म को इस रूप में लाना है तो चर को पक्षांतर बाएं तरफ कर लेते हैं और बराबर 0 कर लेते हैं। अब बात आई कि हम a1 b1 c1, a2 b2 c2 कैसे छाटें। देखिए, a1 जो होता है वो x, पहले समीकरण के x का गुणांक। तो a1 यहाँ पर क्या है? 2। a1 कितना है? 2। b1 3 और c1 क्या है? ऋण 6। a1 b1 c1 छांटना महत्वपूर्ण चीज़, यहीं से शुरुआत करते हैं। फिर a2 क्या होगा? 3, b2 क्या होगा? 4, c2 क्या होगा? ऋण 7। इस तरह से हर सवाल को पहले हम, यदि ऐसा लिखा है तो इसको बाएं तरफ ला के बराबर 0 करेंगे, तब हम a1 b1 c1, a2 b2 c2 छांट लेंगे। ऐसे अब सवाल आपको इस तरीके के मिलेंगे। अब बात आती है कि इसमें क्या होगा? इसका एक हल प्राप्त होता है। हल का आशय होता है, एक मान होगा x का मान आएगा और एक मान आएगा y का मान, वो इसका हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हल। x का मान और y का मान, उसको कहते हैं हल। हल करने की 4 विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली विधि है विलोपन विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी बीजगुणन विधि, चौथी आलेखी विधि। इनमें विलोपन विधि सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर परीक्षा में कोई इबारती सवाल आता है तो हम उसको विलोपन विधि से ही हल करते हैं। विलोपन विधि सबसे सरल पड़ती है। महत्वपूर्ण आलेखी विधि है। आलेखी विधि से आशय क्या है इसकी चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन थोड़ी चर्चा मैं ये कर दूं कि ये जो रैखिक समीकरण के दो समीकरण होते हैं, पहला भाग दूसरा भाग, ये दो रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। ये एक रेखा बनाता है, ये
दूसरी रेखा बनाता है। चूँकि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है इस तरह से कि हम, ये हमारा हो गया निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अक्ष में एक्स अक्ष वाई अक्ष आप जानते हैं। तो यदि एक समीकरण को हम आगे चल के पूरे इसके सवाल बताऊंगा। पहले समीकरण एक ऐसी रेखा बना सकता है और दूसरी समीकरण एक ऐसी रेखा। तो ये कहीं काट भी सकती हैं, कभी ये समांतर भी हो सकती हैं, कभी ये समपाती। हमें ये समझना है निकाय के दोनों समीकरण दो रेखाएं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? दो रेखाएं। वो आलेखी विधि में जब चर्चा होगी उसकी हम चर्चा करेंगे। अभी यहाँ देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये जो चार्ट बना हुआ है जब हमने A1 B1 A2 B2 और C1 C2 छांट लिया है, अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के इसमें, तो अद्वितीय हल होंगे। कैसे होंगे? अद्वितीय हल। तभी इनके मान निकलेंगे, अन्यथा इन दो कंडीशंस में मान नहीं निकलेंगे, सवाल हल नहीं किया जाएगा, यहीं लाके छोड़ दिया जाएगा कि इनके कोई हल नहीं होगा। अद्वितीय हल हो गए, रेखा ऐसी प्रतिच्छेदी करेंगी, इसकी चर्चा बाद में होगी, और निकाय संगत कहलाएगा। ये चार बातें हमें ध्यान रखना है एक साथ। यदि ऐसा है तो अद्वितीय हल A1 B1 A1 A2 B1 B2 हम छांट सकते हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, एक रेखा इससे एक इससे, ये दोनों काटेंगी, प्रतिच्छेदी हो, संगत हल होंगी। यदि ये शर्त बनती है कि A1 बटे A2 किया, B1 बटे B2 किया, C1 बटे C2 किया, A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के, परंतु बराबर नहीं हो C1 बटे C2 के, तो कोई हल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में रेखाएं समांतर बनाएंगी। ये रेखा एक दूसरे को नहीं काटेंगी, रेखाएं समांतर होंगी और निकाय असंगत कहलाएगा। उस समय कोई हल नहीं होता, सवाल आगे बढ़ते नहीं, छोड़ दिया जाता। तीसरी स्थिति ये बनती है कि A1 बटे A2 बराबर हो जाए B1 बटे B2 के और बराबर हो जाए C1 बटे, तीनों बराबर हो जाएं, तब अनंततः अनेक हल होंगे। मतलब ये रेखाएं कैसी बनती? संपाती। हर बिंदु पर हल मिलता है, हर बिंदु पर। यहाँ पर एक अद्वितीय हल एक ही मिलता है, इस पर कोई हल नहीं होता और इस पर अनंततः अनेक हल होते हैं। रेखाएं संपाती होती हैं, संगत। इस चार्ट को धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। हो सकता है एकदम से आपको लगे कि ये क्या चार्ट है, कैसा है। उदाहरण के लिए मैंने ये सवाल यहाँ लिया कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1। ये चार्ट आप वीडियो बना के इसको रोक, जब वीडियो देखें तो इसको रोक लेना, रोक के ये चार्ट आपकी कॉपी पे बनाना और उसको धीरे धीरे समझना। ये किताबों में भी बना हुआ है। इसका उदाहरण मैंने दिया कि कहीं लिखा है 2x धन 3y ऋण 5 बराबर 0, x धन 4y ऋण 6 बराबर 0। आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 छांटना आ गया। अब यहाँ क्या होगा? A1 बटे A2 में क्या आएगा? 2 बटे 1। अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो इसका गुणांक 1 माना जाता है। A1 बटे A2 कितना हो गया? 2 बटे 1। B1 बटे B2 कितना होगा? 3 बटे 4। ये B1 है और ये B2, 3 बटे 4। और C1 बटे C2 कितना होगा? ऋण 5 बटे 6। देखो A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1, क्योंकि ये 2 बटे 1 है और ये 3 बटे 4 है, इसलिए ये शर्त लग रही है, इसलिए इसका हल होगा। अद्वितीय हल होंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और संगत भी होगा। परंतु यदि समीकरण बन जाता 2x धन 3y ऋण 1 4x धन 6y बराबर ऋण 5, A1 बटे A2 में क्या आता? 2 बटे 4। कितना आता? 2 बटे 4। और B1 बटे B2 में कितना आता? 3 बटे 6। ये भी 1 बटे 2 हो गया, ये भी 1 बटे 2 हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये शर्त लागू हो गई और बराबर नहीं है ऋण 1 बटे 5 के। तो इस स्थिति में ऐसे सवालों का कोई हल नहीं होगा। हर सवाल में ये चेक किया जा सकता है। ज़्यादातर सवाल आपको इसी स्थिति के मिलेंगे अद्वितीय हल के। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसको चेक करके दिखाइए। तीसरी स्थिति है 2 बटे 4 3 बटे 6 ऋण 5 बटे 10। A1 बटे A2 बराबर भी 1 बटे 2, B1 B2 बराबर भी 1 बटे 2 और C1 बटे C2 बराबर भी 1 बटे 2। तब स्थिति में अनंततः अनेक हल होंगे। ये भी सवाल हम हल नहीं कर सकते, ये सवाल भी हल नहीं कर सकते। इसको हल करेंगे, इसमें एक x का मान आएगा और एक y का मान होगा, वो अद्वितीय हल होंगे। तो ये शुरुआती आपको हो सकता है कुछ कठिन लगे, लेकिन बड़े सरल सवाल हैं इसके। चलिए आगे चलते हम। अब हम सबसे पहले आपको विलोपन विधि बताएंगे। इस चार्ट को बना लेना, इसको समझ लेना, मानक रूप को याद कर लेना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 छांटना सीख लेना। आगे चलते हम, जिससे हम आपको विलोपन विधि के कुछ सवाल बताते हैं जो आप करेंगे। ये ज़्यादातर सवाल
बच्चे विलोपन विधि से करते हैं, कुछ बच्चे बीजगुणन विधि का भी इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चे को जो सरल लगती है वो उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी सबसे सरल जो होती है मानी जाती है वो विलोपन विधि होती है। हम विलोपन विधि को स्टार्ट करते हैं। विलोपन विधि, ये विधियां क्यों लगाई जा रही हैं कि हमें निकाय का हल ढूंढना है, निकाय का हल ढूंढना है, एक्स वाई के मान निकालना है। पहला सवाल मैं लेता हूं, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 3। ये सवाल किताबों के नहीं है, ये आपको वैसे ही समझाने के लिए। मान लो ये दो सवाल एक जोड़ा मिला, रैखिक समीकरण का युग मिला, इसको युग कहते हैं, इसको हल करना है। तो हमें क्या करना होगा? चूंकि हम क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। विलोपन से आशय है विलुप्त कर देना। विलुप्त करना मतलब हटा देना, मतलब खत्म कर देना। ये एक सवाल है। अब इसमें सवाल तरह तरह के बन सकते हैं। ये वही सवाल है, इसमें a1 बराबर 1 है, b1 बराबर भी 1 है और c1 बराबर अगर यहाँ ले आए तो ऋण होगा। a2 बराबर भी 1 है और इसका गुणांक जो है वो ऋण 1 है और c1 बराबर ऋण 3 है। यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है विलोपन विधि में। इसको हल करना है, विलोपन विधि से हल करिए। क्या लिखा जाएगा? विलोपन विधि से हल करिए। इसको हम बीजगुणन से भी कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल करो। अगर आपने विलोपन विधि सीख ली तो आपसे पूरे अध्याय के सवाल बनने लगेंगे। विलोपन में आशय होता है या तो हम x को विलुप्त करते हैं या y को। विलुप्त करना मतलब हटाना, मतलब काटना, खत्म करना। किसी एक चर को खत्म करना होगा। कैसे? दोनों में से जोड़ घटा के। अब हमने देखा कि ये y और y के गुणांक समान हैं, इसका गुणांक भी 1 है और इसका, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ने पर। कभी कभी घटाना पड़ता है। मान लो ये धन का होता तो क्या करना पड़ता? अब जोड़ते तो 2y हो जाता, कटता नहीं, तो विलुप्त नहीं होता, विलोपन लागू नहीं होता। तो हमें क्या करना है? जोड़ने पर। देखा जोड़ने पर y से y कैंसिल, यही कहलाती है विलोपन विधि। विलुप्त हो गए y। इन दोनों को देखा तो ये हो गया 2x और यहाँ कितना हो गया? 9 3 12। इस तरह से हमारा x का मान आएगा। x का मान कैसे आएगा? x बराबर 12/2 या x बराबर 6। x बराबर 6। निकाय के दो अद्वितीय हल होते हैं ना, तो एक उसका ये निकला x बराबर 6। इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 1। नंबर डाल देते हैं, इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में अब हम क्या करेंगे? x का मान रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो कहाँ रखा जाएगा? इधर। इधर क्या रखा? 6 धन y बराबर 9। इससे हमें y का मान मिल जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? बिल्कुल सरल सवाल शुरुआती दौर में मैं ले रहा हूं। ये पक्षांतर हो गया इधर, y माइनस 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3। ये कहलाता है अद्वितीय हल। दो x y के मान निकलना, यही हल है। इसके x y के मान निकाल लेना ही हल करना है सवाल को। अतः आंसर कितना हो जाएगा? अलग से लिख देते हैं, x बराबर 6 y बराबर 3। ये विलोपन विधि है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत शुरुआती दौर में ये सरल सा सवाल लिया मैंने, थोड़े थोड़े से अब कठिन सवाल थोड़े बढ़ते जाएंगे आगे। सारे सवाल अभी मैं विलोपन विधि से ही हल कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं प्रतिस्थापन विधि लूँगा और उसके बाद बीजगुणन विधि और आलेखी विधि समझाऊंगा। आलेखी विधि समझने के लिए विलोपन विधि समझना जरूरी है। दूसरा सवाल लिखा है 2x धन 3y, 2x प्लस 3y। ये भी आपके किताब का सवाल नहीं है, ये समझाने के लिए है। 3y बराबर 13। आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई भी सवाल कर लेंगे। x धन 3y बराबर 11, x धन 3y बराबर 11। अब देखा हमने कि हमें या तो x
के गुणांक बराबर करना है या y के, चूंकि यहाँ बराबर ही है, बराबर नहीं करना, कई सवालों में आगे करना पड़ेंगे। लेकिन हमने कहा कि आपने पिछले सवाल में सर घटा दिया था, सॉरी जोड़ दिया था, तो वे कट गए थे। अब तो यहाँ अगर जोड़ दोगे तो 6y हो जाएगा, जोड़ दोगे तो 3x हो जाएगा, विलोपन नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है हमेशा हम जोड़ें। जब दोनों चिन्ह समान हों, धन धन के हों या ऋण ऋण के हों, उस स्थिति में लिखते हैं हम घटाने पर। क्या लिखते हैं? घटाने पर। ये समीकरण नंबर 1 हमेशा डालना पड़ेगा, समीकरण नंबर 2। ऐसे सवाल आपने अभी समांतर श्रेणी में किए हैं ए और डी के मान निकालने के लिए। अगर मान लो ये दोनों ऋण के होते तब भी घटाना होता, क्योंकि इसके चिन्ह बदलते, ऋण धन से ये कट जाता। लेकिन अभी दोनों के चिन्ह कैसे हैं? धन है, और धन है तो काटना है, बाई को विलुप्त करना है, विलोपन करना है, तो घटाने पर होगा। और घटाने पर इसके चिन्ह माइनस, इसके चिन्ह माइनस, इसके चिन्ह माइनस। चिन्ह बदलते समय ध्यान रखें कि नीचे वाले के अब नए चिन्ह माने जाएंगे, धन ना होके ऋण होगा। 3y से 3y कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बचा अपने पास? 2x में से एक x गया तो x, और 13 में से 11 बच तो 2, तो x बराबर 2, तो आंसर आ गया, x बराबर 2। अब x बराबर 2 आता है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में या 2 में, कहीं भी मान रख सकते हो, जरूरी नहीं कि 1 में हमेशा रखो, 2 में भी। लेकिन क्या है, एक परंपरा के अनुसार समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, भाषा बदल सकते हैं, रखने पर रखें। x बराबर कितना रखना है? 2। 2 गुणा 2 धन 3y बराबर 13। अब क्या होगा? 2 दूनी 4 धन 3y बराबर 13। आगे चले, 4 का पक्षांतर कर लीजिए, 3y बराबर 13 माइनस 4, 3y बराबर 9। इसलिए आगे अपन ने लिखा y बराबर 9/3, या आगे आंसर आ जाएगा y बराबर 3। तो हमारा आंसर क्या आया? x बराबर 2 और y बराबर 3। ये आंसर हमने अलग से लिख दिया। अब यदि हमें आंसर चेक करना है, चेक करके देखो, x बराबर 2 रख के देखो इसमें, तो 2 दूनी 4, x बराबर कितना रखा? 2 दूनी 4, y का मान रखो कितना? 3, 3 तिरका 9, 9 4 13 होता है, मतलब हमारा सवाल सही है। इसमें रख के देखो, x बराबर कितना रखा? 2, कितना रखा? 2, और यहाँ कितना रखना है? 3, तो 3 तिरका 9, 9 2 11, हमारा सवाल सही है। हर सवाल को चेक किया जा सकता है, आगे भी अपन चेक देखेंगे सवाल को। चलिए, तो ये मैंने कुछ उदाहरण दिए, ये आपको हल करना है, किताब के सवाल ये नहीं है। प्रारंभिक ज्ञान अगर आपको हो गया तो सारे सवाल बनने लगेंगे। फिर देखते हैं, अब मैं किताब का सवाल लेता हूँ एक आध। किताब का सवाल है 63 पेज पे है, और ये है आपका पहला सवाल है। कौन सा सवाल है ये? पहला सवाल है, पहले का पहला सवाल है, और सवाल दिया है x धन y बराबर 5, x धन y बराबर 5। प्रश्नावली है ये 3.4। कौन सी प्रश्नावली है? यहीं से आप अभी शुरू कर देना, होमवर्क यहीं से शुरू करना। प्रश्नावली 3.4 सबसे पहले करना है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 2 दिया है 2x ऋण 3y बराबर 2x ऋण 3y बराबर 4। ये आपको पहला सवाल दिया है। अभी इसमें अब गुणांक बराबर नहीं है, x का गुणांक इधर 1 है, इधर 2 है, y का गुणांक 1 है, इधर 3 है। या तो x के बराबर कर लो या y का कर लो, जिसका आपको अच्छा लगे। अगर y का करोगे तो चिन्ह नहीं बदलना पड़ेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। x का करोगे तो घटाना पड़ेगा। तो हम y का कर रहे हैं इस बार। क्या कर रहे हैं? y का। x का भी कर सकते हो। y का गुणांक बराबर करने के लिए इसमें समीकरण 1 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, पूरे में समीकरण 1 में 3 का। इसमें फिर कुछ नहीं करना, क्योंकि ये 3y हो जाएगा। तो हमने लिखा समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, करें इसमें 3 का गुणा सब में होगा, यहाँ गुणा 3 लिख के रख लो जिसमें ध्यान बना रहे। तो 3x हो जाएगा,
और 3 का गुणा इसमें होगा तो 3y हो जाएगा और बराबर 3 5 15 हो जाएगा। ऐसा करने से क्या हुआ कि नीचे भी अपने पास ये 3y है और बराबर 4। नीचे हमने कुछ नहीं किया, समीकरण 1 समीकरण 2। अब क्या हुआ, y का गुणांक बराबर हो गया और विपरीत चिन्ह भी है तो इसलिए हम लिख देंगे जोड़ने पर। विपरीत चिन्ह है तो क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। अगर चिन्ह समान होते तो क्या लिखते, घटाने पर। जब जोड़ते हैं तो नीचे वाले के चिन्ह नहीं बदलते। 3y से 3y कट गया, 3 और 2 5x बराबर 15 और 4 19, x बराबर 19/5। इस बार ये भिन्नात्मक रूप में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए, एक उत्तर आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से हम ऐसा भी लिख सकते हैं संक्षिप्त में, लेकिन ऐसा नहीं लिखो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर यहाँ पर रखें, आप कितना रखें, 19/5। 19 बटे पूरा लिखें नहीं, आप गलत करो, मैं x का मान रखने पर, x का मान रखने पर 19/5 यहाँ रख दिया प्लस y बराबर 5। अब y का मान निकल आएगा क्योंकि यहाँ x खत्म हो गया, y आ जाएगा। तो इस तरह से आगे चले तो y बराबर 5 ऋण इसका पक्षांतर हुआ, उस तरफ गया 19/5। लघुत्तम लेना पड़ेगा, 5 5/1, 1 पंजे 5 पचम 25, 25 ऋण 19 बराबर 6/5। y बराबर, इस तरह से ये पहला सवाल था। इसको हल करना है। विलोपन विधि में हमने देखा कि हम पहले गुणांक बराबर करेंगे, फिर ये देखेंगे कि चिन्ह समान हैं या विपरीत हैं। अगर विपरीत हैं तो जोड़ देंगे और समान है तो घटा देंगे, और घटाने से नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। ये पहला सवाल था। अगर आपको शुरुआती दौर में ही सवाल समझ में आते हैं तो फिर आगे समस्याएं सारी हल हो जाएंगी। फिर अगला सवाल लिया इसी का मैंने, दूसरा सवाल है 3x + 4y, 3x + 4y बराबर 10 और 2x ऋण 2y बराबर 2, 2x ऋण 2y बराबर 2, 2x ऋण 2y बराबर 2। ये है दूसरा सवाल। पहले सवाल का दूसरा सवाल, पेज नंबर वही आपका 63 है। चलिए अगर हमने x के गुणांक बराबर किए तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 3 का, दोनों 6 हो जाएंगे। लेकिन y का करने में एक सुविधा है कि केवल समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये समान हो जाएंगे। तो हमें ये भी देखना है कि हम किस चर राशि के गुणांक समान करें, किस में सुविधा होगी। कर सकते हैं x का भी, लेकिन हम यहाँ पर y का करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही बार गुणा करना है। तो हमने लिखा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, ऐसा करने से ये 4 बन जाएगा। इसमें हमें 2 का गुणा करना है, ऊपर कुछ नहीं करना। समीकरण 1 में कुछ नहीं करना। 4y बराबर 10, इसमें 2 का गुणा किया तो 2 दूनी 4x, 2 का गुणा इसमें किया तो ऋण 4y और 2 दूनी 4। अब आप समझ गए कि हम जोड़ें के घटाएं। देखा कि y के चिन्ह विपरीत है, इसलिए सीधा है, जोड़ दीजिए, घटाना नहीं है। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 और 3 7x, ये दोनों जुड़ गए और ये कितने हो गए 14, 10 और 4 14, x बराबर 14/7 या x बराबर 2। x बराबर 2 आ गया। हम पुनः वही काम करेंगे। अतः समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर या x बराबर 2 रखने पर, मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 कहाँ है, ये है। समीकरण 1 में x बराबर 2 कहाँ रखना है, इधर रखना है। 3 गुणा 2, x की जगह कितना रख दिया 2, धन 4y बराबर 10, 3 दूनी 6, धन 4y बराबर 10। 6 का पक्षांतर कर लेंगे उधर तो कितना हो जाएगा, 4y बराबर 10 ऋण 6।
इसलिए y बराबर 4y बराबर 4, 4y बराबर 4, इसलिए y बराबर 4/4। आंसर हो जाएगा y बराबर 1। उत्तर अलग से आंसर आप लोग लिखिए कि आंसर बराबर y। चेक करें x बराबर 2, x बराबर 2 रखो तो 2 3 6, कितना हो गया 6, x 2 रखने से कितना हो गया 6, y बराबर 1 रखो तो 4 एकम 4, 6 4 10, टोटल सही है। सेकंड में रखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, y का मान रखा तो 2 एकम 2, 4 में से 2 गए तो 2। इस तरह से ये चेकिंग भी हमें उत्तर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें यहीं पर इसके हल देख के हम चेक कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है। चलें अगला सवाल देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। एक आध दो सवाल और लेता हूं मैं। एक सवाल है, तीसरा सवाल, क्योंकि शुरुआती दौर है तो मैं तीसरा सवाल और करता हूं पहले का, पेज नंबर 63 पे। 3x ऋण 5y, 3x ऋण 5y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है 9x ऋण 2y, 9x ऋण 2y बराबर, ये वही रूप है, ध्यान रखना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का ही रूप है। ये a1 है, ये b1 है, और इधर अगर हम ऋण 4 ले आए तो ये c1 है। इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इससे निकलेगा बराबर 7, समीकरण नंबर 2। क्या करें, हमें दिख रहा है कि अगर y बराबर करेंगे तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, 5 दूनी 10 करने को इसमें 5 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा, इसलिए इसमें ही केवल हम 3 का गुणा कर दें तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर तो ये 9 बन जाएगा, 9 9 बराबर, x से x काट देंगे, अपन विलोपन कर देंगे। समीकरण 1 में काय का गुणा किया हमने, 3 का गुणा करने पर, कितने का, 3 का गुणा करने पर, करें 3 का गुणा तो 3 3 का 9x ऋण 3 5 15y बराबर 3 चौको 12, नीचे कुछ नहीं करना, 9x ऋण 2y बराबर 7। अब बताएं कि जोड़ें कि घटाएं, तो ये दोनों चिन्ह समान है, धन धन है, जब तक इसके चिन्ह विपरीत नहीं होंगे तो कटेगा नहीं, इसलिए घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल दीजिए, ये माइनस ये कैंसिल, ये क्या हो गया, ऋण के 15 धन के 2, ऋण के 15 धन के 2 तो ऋण के 13y, और यहाँ क्या बचा, 12 में से 7 गया, धन के 5, इसलिए y बराबर आएगा ऋण 5/13। एक उत्तर ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम y का मान रख दें, इधर रखो 3x ऋण 5 गुणित ऋण 5/13, y का मान कितना है, ऋण 5/13 बराबर कितना है 4। 3x ऋण ऋण का गुणा धन हो गया, 5 25/13 बराबर 4, 3x बराबर 4, इसका पक्षांतर कर दिया, ऋण 25/13, और आगे चले, 3x बराबर लघुत्तम लिया, 13 लघुत्तम आया, इधर 1 है, 13 चौको 52 माइनस 25, 3x बराबर 52 में से 25 गए तो हो गए 27/13। x का मान चाहिए तो ये 3 भी नीचे जाएगा, इसलिए x बराबर थोड़ा सा ये बटे वाला सवाल हो गया, गुणा 1/3, ये 3 भी नीचे पहुंचा, 3 आम 27, तो x बराबर 9/13। इस तरह से ये सवाल भी आपको करना है। अब मैं ज़्यादा सवाल तो नहीं बता पाऊँगा इस वीडियो में, अगले वीडियो में मैं इसके इबारत के सवाल लूँगा। ये पहला वीडियो है विलोपन विधि का, 2 चर राशियों के रैखिक समीकरण का। ध्यान से शुरू से पूरा वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें। एक सवाल और, इसका ही चौथा सवाल है, मैं बता दूं, उसको बैलेंस करना है, वो आप कर लेंगे उसको, x/2 धन 2y/3, चौथा सवाल है ये, पहले का चौथा सवाल है, पेज नंबर 63, प्रश्नावली 3.4, 2y/3 बराबर ऋण 1, और दूसरा दिया है, जोड़ा इसका जरूरी है, एक सवाल से काम नहीं चलेगा, एक समीकरण से, y/3
बराबर 3। ये आपको बैलेंस करना आता है। 3 का गुणा x में होगा, 2 का गुणा 2y में होगा और 1 में होगा 2 3 6। ये सब आपको सिखा चुके हैं। ये हो जाएगा 3x धन 4y, या लघुत्तम ले लेते हैं कुछ बच्चे, 2 3 6, बैलेंस कर दिया ऋण के 6। यहाँ 3 का गुणा x में होगा 3x, y में कोई गुणा नहीं होगा और इसमें 3 त्रिका 9। अब इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसको आपको करना है समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 डायरेक्ट घटा देना, क्योंकि गुणांक बराबर हैं तो सवाल हल हो जाएगा। चलिए, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ इस वीडियो में जो आपको करना है। इसे आप इसी वीडियो में जब आपको ये डाला जाए, इसका होमवर्क मिले तो इसको कर लेना। होमवर्क में कुछ सवाल हैं, मैं आपको दिए दे रहा हूँ। पहला सवाल है, ये होमवर्क है, 4 सवाल दे रहा हूँ। पहला सवाल है x धन 2y बराबर 5 और 2x धन y बराबर 4। दूसरा सवाल है, इसके आंसर भी नोट कर लो जिसमें आपको पता चले आपने सही किया है कि नहीं। x बराबर 1 और y बराबर 2। इधर है 3x ऋण 2y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर ऋण 5। इसका उत्तर है x बराबर 5 और y बराबर 5। तीसरा सवाल होमवर्क के लिए, 4x धन 3y बराबर ऋण 17, 3x ऋण 4y बराबर 6। ये 3 सवाल आपके होमवर्क के लिए हैं और ये विलोपन विधि से हल करना है। इनको आप करें। इसका आंसर भी मैं बता दूं, x बराबर ऋण 2 और y बराबर ऋण 3। 3 सवाल अगर आपने कर लिए तो आपकी ये बहुत कुछ आपको विलोपन विधि क्लियर हो जाएगी। ये हमें विलोपन विधि से हल करना है। चलिए, तो पहला ये वीडियो है, अब देखते रहें। इसमें कम से कम 6-7 वीडियो आपको मिलेंगे। एक चर राशि, 2 चर राशि के रैखिक समीकरण में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।